Hello everyone, this is Shivangi Gupta. Welcome back to my channel Shivu Classes, and today we will continue our microeconomics chapter concept of revenue. हमने इस चैप्टर को प्रीवियस 2 क्लासेस में किया था, ओके और उन क्लासेस में हमने टीआर, एमआर और एआर का नेचर जानने की कोशिश की थी परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली में। लेकिन आज की क्लास में जो हमारा थर्ड मार्केट है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, हम उसमें भी देखेंगे कि एमआर, एआर और टीआर का जो नेचर है वो कैसा रहता है। मोनोपोली में जैसे मैंने बताया था, मोनोपोली मीन्स दैट फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच seller is only one person, one authority or one body, but buyers are very much there. Okay, so what is monopolistic competition market? Monopolistic competition market is a form of market in which there are large number of sellers and large number of buyers are present. Okay, so यहाँ पर monopolistic competition में एक तरह से आप देख रहे हैं कि जैसे परफेक्ट में था, परफेक्ट competition में क्या था, बहुत सारे सेलर्स थे और बहुत सारे बायर्स थे। बिल्कुल उसी तरह से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी बहुत सारे सेलर्स हैं और बहुत सारे बायर्स हैं। तो डिफरेंस क्या है परफेक्ट कंपटीशन में और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में? देखिए, परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, सेलर्स और बायर्स तो बहुत सारे थे ही, पर वहां पे सभी के सभी सेलर्स और सारे ही बायर्स, सारे सेलर्स जो है वो एक जैसा प्रोडक्ट बेच रहे थे। उनका जो प्रोडक्ट था वो होमोजीनियस था, उनके प्रोडक्ट में होमोजीनिटी दिखाई दे रही थी। वो पूरे मार्केट में आप कहीं भी ले लो, एक जैसे ही प्रोडक्ट आपको मिलता है। लेकिन जो ये हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, इसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर जितने भी फर्म्स होती है मार्केट में, उनका प्रोडक्ट डिफर करता है। उनके प्रोडक्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वैसे ही देखिए बिस्किट्स का एग्जाम्पल लें, तो बिस्किट्स जो है कोई एक ब्रांड के नहीं मिलते हैं मार्केट में, अलग अलग तरह के ब्रांड्स के मिलते हैं। तो इट मीन्स वहां पर हम देख रहे हैं कि सबके प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता ही होता है। ओके, अब देखिए, इससे पहले जो हमने मोनोपोली पढ़ा था, मोनोपोली में सिर्फ एक सेलर था और बायर्स बहुत सारे थे। तो उधर क्या हो रहा था कि एक ही सेलर है, बायर बहुत सारे। तो एक सेलर जो था वो प्राइस मेकर था, यानी कि वो जो चाहे अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो डिसाइड कर सकता था। लेकिन उधर ये भी था कि अगर वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम रखता है तो ही उसका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिकने के चांसेस थे। लेकिन अगर वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा रखेगा तो उसके कस्टमर्स कम हो जाएंगे और उसके बायर्स कम हो जाएंगे और उसका प्रोडक्ट कम बिकेगा। वहां पर हम प्राइस और क्वांटिटी में डायरेक्ट रिलेशन देख रहे थे। ओके, और वो डायरेक्ट रिलेशन हमको ये बता रहा था कि डायरेक्टनेस और इनडायरेक्ट रिलेशन देख रहे थे एक्चुअली, कि प्राइस अगर कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, प्राइस अगर ज्यादा होगा तो क्वांटिटी कम है, यानी कि लोग डिमांड तभी ज्यादा करेंगे जब प्राइस कम होगा और लोग डिमांड तब कम कर देंगे जब प्राइस ज्यादा होगा। ओके, अब वही चीज हमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी देखने को मिलती है। यहाँ भी ऐसा ही होगा कि अगर एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम रखेगा तो उसके कस्टमर्स बढ़ेंगे, और अगर वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा रखेगा तो उसके कस्टमर्स कम होंगे। बट यहाँ पर एक और चीज हमें देखने को मिलती है कि जरूरी नहीं है, देखो यहाँ पर कस्टमर कितनी डिमांड करेगा ये सिर्फ प्राइस पर ही नहीं डिपेंड करता, और भी कई सारी चीजों पे डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ पर कोई एक फर्म नहीं है मार्केट में, बहुत सारी फर्म्स हैं और सबके प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो उनका जो प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं, अगर वो उसका प्राइस कम रखते हैं तो क्वांटिटी ऑब्वियसली लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। बट इधर एक और चीज ध्यान में रखनी है कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर कंपटीशन हमेशा प्राइस में हो सकता है कि दो अलग अलग प्रोडक्ट्स का प्राइस सेम हो। मतलब मान लीजिए वही दो बिस्किट्स हैं, एक पार्ले जी का है और एक ब्रिटानिया का है, तो यहाँ पर हो सकता है कि दोनों के बिस्किट्स का प्राइस सेम हो, बट फिर भी पार्ले जी की डिमांड ज्यादा है, ब्रिटानिया की कम है। ये क्यों है? क्योंकि हो सकता है पार्ले जी वाले ने जो है सेलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा बियर करी हो, यानी पार्ले जी वाले ने एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा दिया हो। ठीक है, तो ऐसा तब हो सकता है। दूसरी चीज कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट को बहुत ही कैची और अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसके साथ कई सारे गिफ्ट्स देने भी शुरू किए हों। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि यहाँ पर प्राइस वॉर देखने को मिलेगा। प्राइस वॉर तो होता ही है, पर साथ ही साथ और भी कई चीजें यहाँ पे मैटर करती है। तो लेकिन अभी जो हम अपना कर्व यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ये देखिए,
यहाँ पर मैंने जो एक कर्व ड्रॉ करे हैं, आप ऊपर वाले कर्व को मत देखिएगा, पहले आप नीचे वाले को देखिए। नीचे वाले कर्व में क्या है ना कि इधर हम एक्स एक्सिस पर आउटपुट शो कर रहे हैं, वाई एक्सिस पर, यहां तक देखिएगा बस, वाई एक्सिस पर मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू को शो कर रहे हैं। एंड फोकस ऑन द एवरेज रेवेन्यू ओनली। एवरेज रेवेन्यू देखिए, एवरेज रेवेन्यू मतलब प्राइस, ओके, कि उस चीज का प्राइस कितना है। देखिए यहाँ पर ये जो स्लोप है ये डाउनवर्ड जा रहा है ना, इट मीन्स अगर आप प्राइस कम करते हो तो क्वांटिटी ज्यादा बिकेगी, प्राइस ज्यादा करते हो तो क्वांटिटी कम बिकेगी, ओके। बट क्योंकि हम सिर्फ क्वांटिटी का रिलेशन प्राइस के साथ देख रहे हैं, इसीलिए ये कर्व भी बिल्कुल वैसा ही बना है जैसा मोनोपोली में बना था। मोनोपोली में जैसा हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व बना था, उसी तरह से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी बना है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वो जो कर्व होता है ना, मोनोपोली में जो हम कर्व बनाते हैं एआर कर्व, वो स्टीपर होता है, और जो ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो कर्व बना है वो थोड़ा स्लीपर होगा, ओके। ये डिफरेंस बस इसमें हमें देखने को मिलेगा, बाकी नेचर सेम रहेगा। और ये डिफरेंस क्यों है मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सिर्फ प्राइस वॉर नहीं होता है, बल्कि और भी कई तरह से अपने कॉम्पिटिटर को कॉम्पिटिटर्स को कंपटीशन फेस करना पड़ता है, जैसे एडवर्टीजमेंट्स देकर, कई तरह की स्कीम्स निकालकर, अपने कस्टमर्स को गिफ्ट्स देकर, फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करके, कैसे भी करके अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, इधर ध्यान दीजिए, अगर मैं इस एआर कर्व पर 2 पॉइंट्स लेती हूँ, मान लीजिए प्राइस P है, प्राइस P पर क्वांटिटी Q डिमांड की जा रही है, मतलब अगर आपका प्राइस P है किसी भी चीज का, तो आप Q क्वांटिटी बेच पाएंगे। अगर आप प्राइस कम कर देते हैं, प्राइस अब आपका आ गया P1, तो उस केस में आप देखिए क्वांटिटी जो है बढ़ गई है, क्वांटिटी की डिमांड बढ़ गई है कि अब हमें ज्यादा क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है एआर कर्व इसका बनता है। दूसरी चीज, जो एमआर कर्व होता है वो एआर से हमेशा नीचे रहेगा, और एमआर जो है 0 या नेगेटिव भी हो सकता है, बट एआर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ओके। अब यहाँ पे टीआर कर्व देखिए आप, टीआर कर्व में क्या है कि पहले तो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि टीआर जो है टोटल रेवेन्यू है, ठीक है। टोटल रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आप चाहे एक यूनिट बेचो, 2 यूनिट बेचो, 3 यूनिट बेचो, टोटल रेवेन्यू क्या होगा? वो बढ़ेगा। पर एमआर को देखिए, एमआर आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, एमआर इज द रेट ऑफ टीआर, यानी कि एमआर ही टीआर को बताएगा बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, बढ़ना है तो किस रेट से बढ़ना है, डिक्रीजिंग रेट से या इंक्रीजिंग रेट से। अब आप यहाँ देखिए, एमआर कम होता जा रहा है और एआर बढ़ रहा है, इट मीन्स हियर टीआर इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। टीआर बढ़ तो रहा है पर वो डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है। और आप ये देखिए, जो टीआर का मैक्सिमम पॉइंट है ये तब आता है जब एमआर 0 है। लुक एट दिस वर्टिकल लाइन, ये एमआर 0 है। अब एमआर 0 है तो टीआर जो है बढ़ना बंद कर देता है, ओके। क्यों बढ़ना बंद कर देता है? देखिए, अगर हम समेशन ऑफ एमआर करते हैं तो ही जो है वो टीआर आता है, यानी एमआर को ऐड करेंगे तो टीआर आएगा। लेकिन अगर एमआर ही 0 हो जाएगा तो टीआर में ऐड करने के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। इन दैट केस जो आपका जो टीआर है वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पर आकर रुक जाएगा, ओके। एमआर फिर जब नेगेटिव चला जाएगा तो टीआर में कुछ ऐड नहीं होगा, बल्कि उसमें से माइनस हो जाएगा, इसलिए टीआर जो है वो नीचे जाने लगेगा। और टीआर जो है 0 भी हो सकता है सिर्फ तब जब एआर 0 हो। अब आप ये सोचिए, एआर मतलब प्राइस ऑफ योर कमोडिटी। अगर आपकी कमोडिटी का प्राइस 0 हो जाएगा तो आपका टोटल रेवेन्यू भी 0 हो जाएगा। अगर आप फ्री में चीजें बांटने लगेंगे तो क्या रेवेन्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। एआर का मतलब क्या है? 0, यानी योर प्राइस विल बी 0। चीज आप बेच रहे हो, फ्री में बेच रहे हो, 0 प्राइस पे बेच रहे हो मतलब फ्री में बेच रहे हो। फ्री में बेच रहे हो तो क्या टोटल रेवेन्यू भी 0, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका नेचर होता है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि टीआर इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। बिकॉज व्हेन एमआर इज डिक्रीजिंग देन टीआर इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। व्हेन एमआर इज 0 देन टीआर इज एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट। व्हेन एमआर इज नेगेटिव देन टीआर इज डिक्रीजिंग, ओके। सो दिस इज वेरी इजी, दिस इज वेरी इजी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन बिहाइंड इट, ओके। इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं तो और ज्यादा अच्छे से समझ में चीजें आती हैं।
ओके, अब इसके बाद हम जानेंगे कि इलास्टिसिटी क्या होती है। आई नो कि इलास्टिसिटी के बारे में आपने पहले अपने फर्स्ट टर्म वाले चैप्टर्स में पढ़ रखा होगा, लेकिन अभी उसको थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है। सो हम यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फिर से समझने की एक बार कोशिश करेंगे। देखिए, वैसे इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, लेट मी टेल यू। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई नो दैट यू हैव रेड इट अर्लियर, बट लेट मी टेल यू। देखिए, अगर प्राइस किसी चीज का कम होता है तो डिमांड बढ़ती है, प्राइस ज्यादा होता है तो डिमांड कम होती है। ठीक है, प्राइस कम हो रहा है, डिमांड ज्यादा हो रही है, बट हाउ मच, कितनी ज्यादा हो रही है। अगर मैंने किसी चीज के प्राइस 50% कम कर दिए तो क्या 50% डिमांड बढ़ जाएगी? ये जरूरी है क्या? हो सकता है उससे कम बढ़े, 40% डिमांड ही बढ़े, या हो सकता है 70% डिमांड बढ़ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी चीज के प्राइस मैंने ज्यादा किए और डिमांड कम हो गई, होगी ही। प्राइस मैंने सपोज 40% ज्यादा प्राइस कर दिए किसी चीज के, तो डिमांड क्या 40% कम होगी? जरूरी नहीं है, 20% भी कम हो सकती है, 40% भी हो सकती है, और मोर देन 40% डिमांड भी कम हो सकती है। अब मेरे प्राइस के कम ज्यादा करने का डिमांड पर कितना फर्क पड़ रहा है, मतलब डिमांड कम ज्यादा तो हो रही है, पर कितनी कम या कितनी ज्यादा हो रही है, उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इलास्टिसिटी के केस में हम यहाँ 5 केसेस पढ़ने वाले हैं, 5 केसेस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज परफेक्ट इलास्टिसिटी। परफेक्ट इलास्टिसिटी में क्या होता है, नीचे देखिए यहाँ हमने क्वांटिटी शो की है और यहाँ पर प्राइस। इसका मतलब ये है कि जो ये प्राइस है मेरा, ये काम मुझे दिखाता है कि इस प्राइस पर जो डिमांड है वो इन्फिनिटी है, बहुत ज्यादा है। अगर प्राइस में जरा सा भी हाई करती हूं तो उस केस में डिमांड बिल्कुल जीरो हो जाएगी, यानी कि इसको कहते हैं परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। पूरी तरह से इलास्टिक है, आप प्राइस जरा सा भी नहीं हिला सकते। अगर आपने हिलाया प्राइस तो आपकी डिमांड बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, पूरी तरह से इलास्टिक है, और ये हमें परफेक्ट कंपटीशन में देखने को मिलती है। इसलिए मैंने यहाँ पे इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट उठाया है ताकि आपको इनको मार्केट्स के साथ रिलेट करके बताया जा सके। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन में कंपटीशन एकदम परफेक्ट है, आपके पास जैसा प्रोडक्ट है वैसा सेम प्रोडक्ट सेम प्राइस में सबके पास है। अगर आपने अपने प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा लिए तो उस केस में आपके पास एक भी कस्टमर नहीं आएगा और आपकी जो डिमांड है बिल्कुल जीरो हो जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड परफेक्ट इलास्टिक एंड इट ओनली फाउंड इन इट परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में ही ये पाई जाती है। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, नीचे जो आप ये देख रहे हैं ये है परफेक्टली इनइलास्टिक कर्व। इसमें क्या हो रहा है कि चाहे प्राइस आप कम करिए, ज्यादा करिए या बहुत ज्यादा करिए, आप चाहे प्राइस कुछ भी रखिए, उस केस में आपकी जो डिमांड है वो सेम रहेगी। यानी कि आप प्राइस चाहे 1 रुपीज रखिए, 2 रुपीज रखिए, 10 रखिए, 20 रखिए, जो भी प्राइस आपको रखना है आप रखिए, बट डिमांड विल बी सेम। ओके, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डिमांड विल बी सेम, प्राइस कुछ भी रखो यानी आप प्राइस मेकर हो, तो इट मीन्स ये मोनोपोली है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आप प्राइस कुछ भी रखो और आपके कस्टमर सेम ही रहेंगे, जरूरी नहीं है। अगर आप प्राइस कम करोगे तो कस्टमर बढ़ेंगे और प्राइस ज्यादा रखोगे तो कस्टमर्स पे फर्क पड़ेगा, वो कम होंगे। ठीक है, तो ये मोनोपोली वाली सिचुएशन नहीं है। ओके, बस ये समझ लीजिए, दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ओके, नेक्स्ट आ जाइए इस पर थर्ड पे। इधर क्या है, ये क्वांटिटी, ये प्राइस, यहाँ तो सीधा सा ही रिलेशन है। आप देखिए, अभी आपका प्राइस जो है वो P0 है, मान लीजिए प्राइस P0 है। इस प्राइस P0 पर क्वांटिटी डिमांड की जा रही है Q0। ओके, अब आप अपना प्राइस कम करके कर देते हो P1। ओके, प्राइस कम हो गया P1 और न्यू क्वांटिटी डिमांड हो रही है Q1। बट यहाँ एक चीज देखिए, आपने प्राइस किया कम, लेकिन इतना कम नहीं किया जितनी डिमांड बढ़ गई। आपने प्राइस यहाँ पे किया 20% कम और डिमांड बढ़ गई 40%। ठीक है, आप प्राइस जरा सा बढ़ाएंगे, डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। और ये जो कर्व है ये स्लीपर है और ये इसे कहते हैं मोर इलास्टिक। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 here।
यहाँ पर इलास्टिसिटी जो है डिमांड की 1 से ज्यादा है, और ये 1 से ज्यादा इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे अगर आप प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज लाते हो उसका फर्क क्वांटिटी में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। यानी प्राइस आपने थोड़ा सा कम किया, क्वांटिटी बहुत ज्यादा डिमांड की जाने लगी। आपने प्राइस थोड़ा सा बढ़ा दिया, क्वांटिटी की जो डिमांड है आपकी वो बहुत ज्यादा कम हो गई। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ज्यादा देखने को मिल रही है। दिस इज कॉल्ड मोर इलास्टिक एंड it is in the market of monopolistic competition. monopolistic competition third type of market, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा monopolistic competition में। ओके, उसके बाद हम आते हैं स्टीपर से कर्व पर। ये स्टीपर है, स्लीपर तो वो था, ये स्टीपर है। इसमें क्या हो रहा है कि प्राइस आप कम कर रहे हो तो क्वांटिटी बढ़ रही है, इधर भी बढ़ रही है, बट अभी आपका प्राइस P0 है, क्वांटिटी Q0 डिमांड की जा रही है। अब प्राइस आपने कम करके कर दिया P1, अब क्वांटिटी बढ़ गई Q1 पे आ गया। पर आप यहाँ देख सकते हैं कि प्राइस आपने ज्यादा कम किया है पर क्वांटिटी की डिमांड, बट आपकी चीज की जो डिमांड है वो उतनी नहीं बढ़ी। डिमांड बढ़ी पर उतनी नहीं बढ़ी। आपने सपोज कीजिए 50% प्राइस कम कर लिए पर डिमांड बढ़ी सिर्फ 20 या 30%। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो डिमांड है, डिमांड पर प्राइस के कम या ज्यादा होने का फर्क कम पड़ रहा है, उतना नहीं पड़ रहा जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। ओके, तो यहाँ पर इसको कहेंगे लेस इलास्टिक। ये लेस इलास्टिक वाली सिचुएशन है। ओके, फिफ्थ टाइप ऑफ सिचुएशन में क्या हो रहा है कि आप प्राइस कम कर रहे हैं, क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है। तो यहाँ पर जितना प्राइस आप कम कर रहे हैं, जितना परसेंट प्राइस आप कम कर रहे हैं उतनी ही परसेंट डिमांड बढ़ रही है। यानी कि अगर आप 40% प्राइस कम करते हो तो 40% डिमांड बढ़ जाती है। अगर आप 20% प्राइस हाइक करते हो तो 20% डिमांड कम हो जाती है। तो यहाँ पर एकदम जो डिमांड है वो 1 के बराबर है, यानी यूनिटरी है। ओके, यहाँ पर जितना आप प्राइस कम कर रहे हो उसी के हिसाब से डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है। इसको कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। और ये देखा जाता है मोनोपोली में, क्योंकि मोनोपोली में क्या होता है कि आप ही प्राइस मेकर हो और अगर आपको ये साफ पता है, सीधा सा रिलेशन है उसमें कि अगर आप प्राइस कम करोगे तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस ज्यादा रखोगे तो डिमांड कम होगी। ओके, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन अभी इस चैप्टर में एक छोटी सी चीज हमारी और बची है, उसको और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास खत्म हो जाएगी। अच्छा, अभी थर्ड चीज है क्या जो मैं और डिस्कस करना चाह रही हूँ। देखिए, हमने 3 फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में यहाँ पढ़ा, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक। परफेक्ट कंपटीशन का डिमांड कर्व, मोनोपोली में और मोनोपोलिस्टिक में, तीनों की डिमांड कर्व्स को एक साथ बनाकर हम समझेंगे। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, हमने जो भी 3 तरह के मार्केट्स पढ़े हैं, परफेक्ट, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक। परफेक्ट में हमने देखा कि जो AR कर्व था वो कैसा था। देखिए, परफेक्ट में हमने देखा था कि जो AR कर्व था वो कुछ इस तरह से सीधा जा रहा था, क्योंकि प्राइस उसमें क्या था, सेम था, ये AR कर्व था। ठीक है, मोनोपोली में हमने AR कर्व कुछ ऐसा देखा और मोनोपोलिस्टिक में AR कर्व हमने कुछ ऐसा देखा था। अब इन तीनों ही AR कर्व्स को हम एक ग्राफ पर शो करने वाले हैं, बिकॉज AR क्या है, प्राइस ऑफ समथिंग, एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, और प्राइस ऑफ समथिंग का मतलब क्या है कि अगर किसी चीज का प्राइस क्या करता है, डायरेक्टली अफेक्ट करता है डिमांड को। ओके, तो ये जो यहाँ पे AR कर्व्स है ना, यही तीनों के तीनों AR कर्व्स हमारे डिमांड कर्व्स भी कहलाएंगे। डिमांड कर्व इन परफेक्ट कंपटीशन, डिमांड कर्व इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, डिमांड कर्व इन मोनोपोली। ओके, तो यहाँ पर देखिए, डिमांड कर्व इन परफेक्ट कंपटीशन क्या होगा, एकदम सीधा रहेगा। ये मतलब यहाँ पर जो इलास्टिसिटी है डिमांड की वो इन्फिनिटी रहेगी। यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कस्टमर को कि यहाँ पर सेलर को एक ही प्राइस रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वो जरा सा भी प्राइस अपना ऊपर करेगा तो डिमांड उसकी 0 हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर जो ये डिमांड कर्व इसका बनता है एकदम हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस बनता है। फिर मोनोपोली की बात करते हैं। मोनोपोली का डिमांड कर्व ऊपर से नीचे जा रहा है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का डिमांड कर्व भी ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। बट जो मोनोपोली का डिमांड कर्व है वो है नीचे की ओर, यानी कि वो स्टीपर है, और जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का डिमांड कर्व है वो स्लीपर है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो
डिमांड कर्व है उसकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, यानी कि वो प्राइस को जरा सा भी ऊपर नीचे करते हैं तो उसको क्वांटिटी पर एक बड़ा फर्क देखने को मिलता है, डिमांड पर एक बहुत ही बड़ा फर्क देखने को मिलता है। ओके, इसी वजह से ये स्लीपर है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसमें ग्रेटर देन 1 है। ओके, नेक्स्ट इज मोनोपोली। मोनोपोली में क्या है कि प्राइस का फर्क इतना क्वांटिटी जो डिमांड हो रही है उस पर नहीं पड़ता, तो वो वैसे अगर डायरेक्ट अगर देखा जाए तो प्राइस का सीधा साधा फर्क डिमांड पर पड़ता है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो वो यूनिटरी इलास्टिक है, जो कि मोनोपोली में एग्जिस्ट कहीं ना कहीं करता है, पर जरूरी नहीं है कि हमेशा वही सिचुएशन वहां पर एग्जिस्ट करे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 इसमें देखने को मिलती है, यानी कि प्राइस आप कम ज्यादा करो उसका क्वांटिटी पे फर्क पड़ेगा, जो जितनी डिमांड हो रही है उस पे फर्क पड़ेगा, पर उतना नहीं पड़ेगा जितना कि पड़ना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने तीनों को ही एक ग्राफ में शो किया है, तो ये देखने के लिए कि तीनों ही तरह के मार्केट्स में जो डिमांड कर्व है वो कैसा रहता है, डिमांड की इलास्टिसिटी कैसी रहती है। ओके, आई होप कि चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इस चैप्टर को अगर आप अभी न्यू है, इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, तो मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि इससे पहले वाले 2 वीडियोस देखिएगा, तभी ये चैप्टर और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। एंड प्लीज सपोर्ट दिस चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मोर एज यू कैन, बिकॉज अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ही आगे भी इसी तरह से वीडियोस आती रहेंगी, आगे भी ये चैनल जो है चल पाएगा। ओके, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा। थैंक यू सो मच।